हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरएस डिजिटल। आई एम हीना नागदेव, योर जूलॉजी एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आज हम नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कार्डियक साइकिल। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, नीट के लिए देयर आर सम टॉपिक्स जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही है। तो आज हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी विल कवर द वॉल्यूम्स दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट आर इन्वॉल्व्ड इन कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक साइकिल इटसेल्फ। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी फॉर कार्डियक साइकिल। अब देखो, कार्डियक साइकिल की कहानी स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज समझ लेना, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था बच्चों, कि हमारा दिल ना इन अ मिनट 70 to 75 टाइम्स धड़कता है। मेरा दिल एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स धड़कता है। इसका क्या मतलब हुआ? एवरेज हुई समवेयर अराउंड 72। तो मेरा दिल अगर एक मिनट में 72 टाइम्स धड़क रहा है, तो एक बार में मेरे दिल में क्या इवेंट्स हो रही है, यही जानने के लिए हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। और तो ये हम कैसे इस कैलकुलेशन पे आते हैं? तो देखो, एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड और मेरा दिल कितनी बार धड़क रहा है? 72 टाइम्स। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ तो समवेयर 0.8333 आंसर आता है। हम मानेंगे कि 0.8 सेकेंड्स के अंदर कार्डियक साइकिल में सारी इवेंट्स हो जा रही है। इजी। तो देखो 0.8 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, अब तुम गौर से देखना। हम इसको कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं। साइकिल बोल रहे हो मतलब जाहिर सी बात है, कोई पहली कोई दूसरी ऐसे इवेंट नहीं, कंटिन्यूअसली सब हुए जा रहे हैं। राइट, तो ये एक साइकिल है जिसमें 0.8 सेकेंड्स में क्या हो रहा है? 0.1 सेकेंड्स के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 0.3 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और 0.4 सेकेंड्स के लिए दोनों रिलैक्स हो जा रहे हैं। राइट, अरे ये क्या हो गया? ठीक है, वापस तो याद रखेंगे, 0.1 सेकेंड्स के लिए दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 0.3 सेकेंड्स के लिए दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और 0.4 सेकेंड्स के लिए दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों याद रखना, जब मेरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तब मेरा वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगा। ऑलराइट, तो ये खास याद रखना, जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा, जिसे मैं एट्रिकुलर सिस्टोल कहती हूँ, तो जब मेरे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा तब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगा। जब मेरे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा, जिसे मैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल कह रही हूँ, तब मेरा एट्रिया रिलैक्स्ड होगा, और 0.4 सेकेंड्स के लिए दोनों एकदम रिलैक्स्ड होंगे। नाउ ये समझना कि दिल को तब तक धड़कना है जब तक तुम जिंदा हो। तो भैया दिल बंद हो गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा ना। तो याद रखना, कार्डियक साइकिल को तो पूरी जिंदगी चलते रहना है। तो हार्ट बहुत ब्रेक ले लेके ये सब करता है, अदरवाइज थक जाएगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड कार्डियक मसल का हाई होता है, और जॉइंट डायस्टोल का, इवन एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि हार्ट उतने टाइम ब्रेक ले रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन से। इजी इजी, इतनी बात आ गई हमें समझ में। तो देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। चलो भैया, हमसे पूछा जाए एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड्स का है? क्या पढ़ा था हमने? कितने सेकंड्स का है? केवल 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। और हमने क्या पढ़ा था कि एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड्स का होगा? हमने ये पढ़ा कि भैया जॉइंट डायस्टोल के टाइम तो दोनों रिलैक्स होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होते हैं, पर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तभी भी तो एट्रिया रिलैक्स होता है। तो अगर हम कार्डियक साइकिल की तरफ देखें बच्चों, तो वेंट्रिकल कितने सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? 0.3 सेकंड्स के लिए। और जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड्स का है? 0.4 सेकंड्स का। तो मेरा एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड्स का हो गया बच्चों? 0.7 सेकंड्स का। 0.4 प्लस 0.3। वैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमें कितने सेकंड्स का दिख रहा है? 0.3। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड्स का हो जाएगा? 0.4 प्लस 0.1। तो क्या मिल जाएगा हमें? 0.5 सेकंड्स। इजी हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देखते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। देखो, कार्डियक साइकिल बोल रही हूँ मैं, साइकिल बोल रही हूँ मतलब जाहिर सी बात है कि कोई पहली दूसरी तीसरी इवेंट नहीं है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। मान लो मैं अपनी कहानी यहाँ से शुरू कर रही हूँ, जॉइंट डायस्टोल से शुरू कर रही हूँ। ऑलराइट, तो हम जॉइंट डायस्टोल से अपनी कहानी शुरू करते हैं। देखो अपना कैसा होता है, जॉइंट डायस्टोल के टाइम कैसा होता है कि चारों चैम्बर रिलैक्स्ड है। अब एनसीईआरटी तुम्हें बहुत चीजें डायरेक्टली नहीं बता रही है, इनडायरेक्टली बता रही है। कैसे? देखो, जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है तब चारों चैम्बर रिलैक्स्ड है। इस पॉइंट पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल खुले होते हैं, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का वाल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वाल खुला है। ठीक है, और जो सेमी ल्यूनर वाल्स है, मतलब वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में लेके जाते हैं, वो वाल्स बंद होते हैं।
इतना याद रखना। जॉइंट डायस्ट्रोल के टाइम क्या होगा बच्चों, एवी वाल्स जो हमारे हैं, एवी वाल्स ये ओपन होते हैं और जो सेमी ल्यूनर वाल्स हैं ये हमारे क्लोज्ड होते हैं। अब जब एवी वाल्स खुले तो क्या होगा, राइट एट्रियम के पास 3 वेन ब्लड लेके आ रही है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी वेन। ये राइट एट्रियम में ब्लड खाली करेंगी। लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन्स आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड खाली कर रही हैं। तो क्योंकि एवी वाल्स खुले हैं, पूरा पूरा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा एज इट इज, फटाफट से आ जाएगा। 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग तो तभी हो गई जब जॉइंट डायस्ट्रोल चल रहा है। ऑलराइट, अब इनमें से जो इनिशियल 35% होता है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। अब ये खाली हो किस बेसिस पे रहा है, ये नीट पे क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं आपको ब्लड वेसल पढ़ा रही थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, तो मैंने आपको कहा था बच्चों याद रखना, सुपीरियर वेना केवा का नाम प्री केवल भी है, इंफीरियर वेना केवा का नाम पोस्ट केवल वेन भी है। ये इसलिए क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्री केवल वेन जो अपना खून राइट एट्रिया में खाली करती है, या राइट एट्रिया जो अपना ब्लड राइट वेंट्रिकल में एम्प्टी कर रही है, किस बेसिस पे हो रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा। जितना ज्यादा खून होगा उतना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो, है ना। तो याद रखना कि इनिशियली 35% वेंट्रिकल फटाफट भर जाता है क्योंकि एट्रिया में खूब सारा खून आया, वो जल्दी जल्दी एम्प्टी हो जाएगा। बाकी का 35% थोड़ा धीरे धीरे होता है, इसको हम मेडिसिन में डायस्टेसिस कहते हैं, जो अभी याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है बच्चों खास तौर पे ये कि एवी वाल्स खुले हैं, सेमिलुनर वाल्स बंद है। 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग जॉइंट डायस्टोल के टाइम ही हो जाती है। फिर क्या होगा, साइनोएट्रियल नोड, हमने जो नोडल टिश्यू पढ़ा था वो झटका जनरेट करेगा, वो झटका जनरेट करेगा तो क्या होगा, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब ये एनसीईआरटी तुम्हें बताती है कि ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो बाकी की 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी। तो बाकी 30% तब हो रही है, तो 70% ऑब्वियसली जॉइंट डायस्ट्रोल के टाइम हो रही होगी ना। ये एनसीईआरटी हमें नहीं बता रही है, पर ये हमें डिकोड करना है कि 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग कब हो रही है, जॉइंट डायस्ट्रोल के टाइम। 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग एट्रियल सिस्टोल के टाइम हो रही है। मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एट्रिया का पूरा खून खाली हो गया, कहाँ, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल अब खून से पूरा भर चुका है। इजी है। अब फिर क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खून कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड जाता है एओर्टा में। तो खून चला गया यहाँ इन दोनों लोकेशंस पे। इसी से अब मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट चीज याद दिलाऊंगी, अब समझना। हम कह रहे हैं कि 0.1 सेकेंड्स के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस पॉइंट पे मैं मान सकती हूँ कॉन्ट्रैक्शन उसका खत्म हो गया। अब इस पॉइंट पे तुम सोचो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। तो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे तुम अगर देखो तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने वाला है। तो यहाँ मुझे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल को धड़ाम से बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खून वापस एट्रिया में जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ना धड़ाम से एवी वाल्स के बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है जिसे हम धक, पहला लब कहते हैं। राइट, जब हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं अपनी चेस्ट रीजन पे तो हमें ये साउंड सुनाई देता है। राइट, डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप पहनते हैं तो हम यही डिटेक्ट करते हैं कि दोनों हार्ट साउंड्स के बीच में कितने सेकेंड्स का अंतर है। ठीक है, इससे हम बहुत सारी क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो बच्चों ये याद रखना, फर्स्ट हार्ट साउंड इज आल्सो नोन एज लब, जिसे हम S1 भी कहते हैं। फिर क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा जोर से तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में। अब तुम सोचो अगर सेमिलुनर वाल्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद मतलब यहाँ पे बंद नहीं हुए तो ब्लड तो वापस आ जाएगा वेंट्रिकल में, है ना। तो ये तो मैं नहीं चाहूंगी। तो दूसरी बार सेमिलुनर वाल्स के धड़ाम से बंद होने की वजह से दूसरा हार्ट साउंड जनरेट होता है जिसे हम डब कहते हैं। बस अब बच्चों ये याद रखना, पहला हार्ट साउंड लड़के की आवाज है, दूसरा हार्ट साउंड लड़की की आवाज है। ये याद रखना कि जो पहला हार्ट साउंड है उसकी पिच लो होती है और दूसरे हार्ट साउंड की पिच हाई होती है, लेकिन पहले हार्ट साउंड का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, दूसरे हार्ट साउंड का ड्यूरेशन कम होता है। राइट, अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पहले हार्ट साउंड और दूसरे हार्ट साउंड के बीच में कितने सेकेंड्स का अंतर है, देखो कितने सेकेंड्स का अंतर है, 0.3। और दूसरे और पहले हार्ट साउंड के बीच में कितने सेकंड्स का अंतर है, देखो 0.5 सेकंड्स का। तो बस ये क्वेश्चन भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के बीच में कितना अंतर है, 0.3 सेकंड्स का।
ड्यूरेशन बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड इज व्हाट 0.5 seconds. Now this is very important. What is difference between duration of second and first heart sound? सेकेंड और फर्स्ट हार्ट साउंड के बीच में कितना समय लगा था हमें 0.5 सेकेंड्स, और पहले और दूसरे हार्ट साउंड के बीच में हमें कितने सेकंड्स का अंतर लगा था 0.3 सेकंड्स. इनका डिफरेंस क्या हुआ 0.5 माइनस 0.3 क्या हुआ, मैंने सेकेंड और फर्स्ट लिखा है. ठीक है, तो सेकेंड और फर्स्ट हार्ट साउंड के बीच का डिफरेंस इन ड्यूरेशन क्या हुआ 0.5 माइनस 0.3 मतलब क्या 0.2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैंने बस अगले उसमें आपको ये ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, है ना, तो इन ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है. ठीक है, चलो पढ़ ली हमने ये इंपॉर्टेंट बात. अब वापस से यहाँ आ जाते हैं. तो हमने कहानी पढ़ी जॉइंट डायस्टोल की. बच्चों खास याद रखना कि हमारे एवी वाल्व्स इस पॉइंट पे खुले होते हैं और सेमील्यूनर वाल्व्स बंद होते हैं. जब हमारा एट्रियल सिस्टोल चल रहा है तब अगेन सेम सिनेरियो, हमारे एवी वाल्व्स खुले होंगे और हमारे सेमील्यूनर वाल्व्स बंद होंगे. अब हम बात करेंगे कि आगे क्या होगा. अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तब क्या होगा, एवी वाल्व्स बंद हो जाने चाहिए, नहीं तो खून वापस जाएगा एट्रिया में, और सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाने चाहिए. अब ये ओपनिंग क्यों होती है, एनसीईआरटी कहती है कि जब वेंट्रिकल खून से पूरा भर जाता है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर को इंक्रीज करता है. इस प्रेशर के कारण सेमील्यूनर वाल्व्स खुल जाते हैं. ऑलराइट, तो सेमील्यूनर वाल्व्स खुलेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, खून कहाँ जाएगा, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में. ऑलराइट, अब यहां से हमें याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, अब आई वांट टू एक्सप्लेन यू बहुत बेसिक सी चीज. एक मेरी बात खास याद रखना कि मेरा वेंट्रिकल जब एट्रिया से ब्लड आने के बाद पूरा भर चुका है, एट्रिया से कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो वेंट्रिकल में पूरा खून भरा हुआ है, पूरा वेंट्रिकल भरा हुआ है, अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम म्हणजे काय बच्चों कि जब मेरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अभी मेरा वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हो, खून से पूरा भरा हुआ है, इस पॉइंट पे मेरे वेंट्रिकल में जो खून होता है इसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं. ये अराउंड 120 ml जितना होता है. ये एक वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वन वेंट्रिकल. जब मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक वेंट्रिकल जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तभी भी ऐसा होता है कि वेंट्रिकल पूरा खाली नहीं हो जाता, वेंट्रिकल के अंदर थोड़ा सा खून बचा हुआ रहता है. इसे हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं कि भाई वेंट्रिकल का सिस्टोल हो गया, फिर कितना वॉल्यूम बचा है, तो वॉल्यूम कितना बचता है बच्चों, बताओ मुझे कितना बचेगा. भैया लिख दिया ना गलत, तो बचता है 50 ml जितना खून. इसका मतलब 70 ml जितना खून कॉन्ट्रैक्शन के बाद निकल गया. इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी है, ये नहीं दी है तो मैम आप क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया है नीट में, जो हम अभी ही सॉल्व करके देखेंगे इसका एक एग्जांपल. तो बच्चों मान लो वापस से मेरा वेंट्रिकल जब खून से पूरा भरा हुआ है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद, तब उसके अंदर जितना खून भरा हुआ है उसे मैं कहती हूँ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. जब मेरा एक वेंट्रिकल एक बार में कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट करता है, या पल्मोनरी ट्रंक में या एओर्टा में जितना भी ब्लड इजेक्ट करता है, उसको मैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहती हूँ, जो अराउंड 70 ml जितना होता है. फिर मेरे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी वेंट्रिकल में थोड़ा सा खून बच जाता है, इसे मैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहती हूँ, जो अराउंड 50 ml जितना होता है. अब कार्डियक आउटपुट किसको बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट म्हणजे मैं बोल रही हूँ मेरा एक वेंट्रिकल जब एक बार में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो 70 ml ब्लड इजेक्ट कर रहा है एक वेंट्रिकल. जब मेरा एक वेंट्रिकल एक मिनट तक कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा तो वो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट करेगा बाहर, तो मैं सिंपली इसको हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ना. तो भैया एक बार में वो 70 ml जितना ब्लड इजेक्ट कर रहा है,
1 मिनट में मेरा दिल 72 टाइम्स धड़कता है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट होने पे कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट करता है। तो कितना आ जाता है 5040 ml पर मिनट। इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ तो 5 लीटर पर मिनट। अब तुम समझो, मैं एक वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ, तुम्हारे पास कितना है, 2 वेंट्रिकल। अब तुम समझ रहे हो, कोई चीज खून में आ रही है तो क्यों पूरी बॉडी में जल्दी जल्दी फैल रही है। तुम सोचो, तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड 5 लीटर है, टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब बॉडी मास इंडेक्स थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग, और एवरेज माने तो 5 लीटर खून है तुम्हारे पास। 5 लीटर खून एक वेंट्रिकल से 1 मिनट में बह जाता है, विच मीन्स कि अगर मेरे खून में, मेरे सर्कुलेशन में कुछ भी चीज आती है वो फटाफट फैलती है ना। अब वापस, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट एन वेंट्रिकल इजेक्ट्स पर cardiac cycle, which is around 70 ml. Cardiac output is the volume of blood pumped out by each ventricle per minute, which is around 5 liter per minute. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड भी कर देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल इज 120 ml and volume of blood present in the ventricle at the end of ventricular systole is 70 ml. If the cardiac output is 5 liter per minute, calculate the duration of cardiac cycle. मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आपने थोड़ी ये कैलकुलेट करना सिखाया था। बिल्कुल, हमने जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, बहुत ही आसान है। अब इन्होंने हमको क्या बोला कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तब मेरा वेंट्रिकल जो पूरा खून से भरा हुआ है वो कितना भरा हुआ है, 120 ml जितना। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मेरे वेंट्रिकल में कितना खून बच गया, 70 ml बच गया। तो मैं अगर इसका डिफरेंस निकालती हूँ तो मुझे स्ट्रोक वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ गया, 120 माइनस 70 करे तो कितना आ गया, 50 ml। तो भैया मुझे 50 ml मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम मिल गया, ये है मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब मुझे ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल पूछा है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल पूछा है। कार्डियक साइकिल में कैसे कैलकुलेट कर रही थी कि भैया मेरा दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 टाइम्स, तो मैं 60/72 कर रही थी। ऐसे मुझे कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन पता चल रहा था। तो मतलब अगर मैं ड्यूरेशन जानना चाहती हूँ तो मुझे पहले हार्ट रेट निकालनी पड़ेगी। अब हार्ट रेट तो मेरे पास दी नहीं हुई है, पर कार्डियक आउटपुट तो दिया हुआ है ना, इससे हम हार्ट रेट फिगर आउट करेंगे। तो देखो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या कहती है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। आगे ही पढ़ा हमने। अब मेरे को कार्डियक आउटपुट दिया है 5 लीटर, पर ये मैंने ml में लिया है तो यूनिट तो मैं सेम रखूंगी। तो मैं क्या लिख दूंगी, 5000 ml इक्वल्स टू व्हाट, हार्ट रेट मुझे पता नहीं है तो x लिख देती हूँ, x के बारे में किसी को नहीं पता। स्ट्रोक वॉल्यूम मेरा कितना निकल के आ गया बच्चों, 50 ml। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 5000 ml अपॉन 50 ml। तो क्या आ गया, मेरी हार्ट रेट कितनी निकल के आ गई, 50, 100 जा 5000, तो मेरी हार्ट रेट बच्चों मुझे मिल गई 100 बीट्स पर मिनट। अब तो बहुत आसान है, कार्डियक साइकिल ढूंढ निकालते हैं। अब कार्डियक साइकिल के लिए क्या करना था, 60/100, तो 60/100 0 0 काट दूं, कितना हुआ 0.6, तो द आंसर इज 0.6। इजी। तो ऐसा, अब ये थोड़ा सा हमने रिफ्रेश किया है क्वेश्चन, सिमिलर सा क्वेश्चन है, उसमें तो केवल कार्डियक आउटपुट ढूंढना था या हार्ट रेट ढूंढनी थी, ऐसा नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेवरदलेस हम एनटीए को देख चुके हैं, एनटीए का खौफ देख चुके हैं। देखो एनटीए का पैटर्न है, हर साल कोई एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट आता है, हो सकता है इस बार बायोलॉजी डिफिकल्ट आ जाए, तो हम तो अपनी तैयारी जीत की रखेंगे ना। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की सभा में समाप्त करते हैं। आगे का जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल आओ जो। जय श्री कृष्ण।